Hey dear students, welcome back to part 2 of a chapter 1 that is introduction to advertising. Question number 1, question number 2 मैंने अपने पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिया है. जैसे मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 3 और रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ हम अपने आगे के आने वाले लेक्चर्स में मिलेंगे. तो आज हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वाई? बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन IMC. IMC हमने पढ़ लिया, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके एलिमेंट्स पढ़ लिए हमने, फीचर्स देख लिए हमने. आज हम देखने वाले हैं कि क्यों ये एडवर्टाइजिंग के अंदर IMC जो है उसका रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है, यानी कि एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है हमारे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर. जैसे कि बच्चों हम सब जानते हैं एडवर्टाइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब बात आती है हमारे मार्केटिंग की, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसा तरीका है जहाँ से हम लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और उनके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. हम यानी कौन? यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे वो बिगर ब्रांड्स की, वो ऑर्गेनाइजेशंस की जो एडवर्टाइजमेंट के लिए कई सारे पैसे जो है वो स्पेंड करती है ताकि हमारा प्रोडक्ट और हमारी सर्विस जो है वो लोग खरीदें. राइट, दैट इज़ वॉट वी मीन बाय एडवर्टाइजिंग. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, एडवर्टाइजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है IMC में, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है जो कि कंबाइन करता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स को, जिससे कि हमें कंसिस्टेंट और कोऑर्डिनेटेड मैसेज जो है वो अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सके. नाउ अब की रोल्स क्या है, रोल्स जो है वो हमारे एडवर्टाइजिंग के क्या है IMC के अंदर. तो बात करेंगे हम अपने एडवर्टाइजिंग की और सेल्स प्रमोशन की. सेल्स प्रमोशन क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था ना, सेल्स प्रमोशन यानी सेल्स को बढ़ाने के लिए हम जो भी टेक्निक अपनाते हैं. बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर दे दिया, बंडलिंग दे दिया, फ्री गिफ्ट्स दे दिया, सैम्पल्स दे दिया, डिस्काउंट दे दिया हमने, एक्सचेंज ऑफर दे दिया. ये सब हमारी क्या है? सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती है. तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक जो होती है, इट इंड्यूसेस अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द टारगेट कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट्स एंड फ्रॉम द इंटरमीडियरीज टू स्टॉक द प्रोडक्ट्स फॉर सेल पर्पस. तो यानी कि जब हम ऐसे सेल्स प्रमोशन टेक्निक के साथ आते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं? बायर्स को इंड्यूस, कन्विंस करना चाहते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो. और उसी के साथ साथ जब हमारी डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, तो ऑफकोर्स जो होलसेलर रिटेलर्स है उनको भी हमारे से स्टॉक खरीद के अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है. Now, advertising plays an important role in sales promotion. Whenever a company comes up with sales promotion offers, buyers need to be informed about the same. अब एडवर्टाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स प्रमोशन में? क्यों? क्योंकि जब भी हम ये सेल्स प्रमोशन के ऑफर लेकर आ रहे हैं अपना प्रमोशन करने के लिए सेल्स का, तो बायर्स को बताना भी तो पड़ेगा, भाई ऐसा कोई ऑफर चल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर है. ये कैसे पता चलेगा? जब तक आप एडवर्टाइज नहीं करोगे आप बायर्स तक ये मैसेज नहीं पहुंचा पाओगे. Advertising does the job of informing and persuading the customers to show positive response to the sales promotion offer. Advertising क्या करता है? Advertising काम करता है, पोस्टमैन है हमारा, जो कि इन्फॉर्म करने का काम करता है कस्टमर्स को कि जाओ भाई एक सेल्स प्रमोशन का ऑफर चल रहा है, जाकर प्रोडक्ट को खरीद लो. इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन कैन ऑल्सो बी डन थ्रू पर्सनल सेलिंग बट ऑन अ लिमिटेड स्केल. देखो, हम पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा. आप कितने सेल्समैन को अपने भेजोगे लोगों के पास? एडवर्टाइजमेंट कर दिया, पता चला इतने लोग इस वक्त पे घर पे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, टेलीविज़न के इस शो की TRP सबसे ज़्यादा है, बस उसी के बीच में अपना ऐड प्ले कर दो, लोगों तक बात जो है वो पहुंच जानी है. पर्सनल सेलिंग होगी, वन ऑन वन, फेस टू फेस, ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. लेकिन एक ही बार में ऐड डिस्प्ले हो गया कहीं पर, मिलियंस ऑफ यूजर्स आर वॉचिंग योर ऐड, आपका काम बन जाता है. नेक्स्ट वी हैव एडवर्टाइजिंग एंड स्पॉन्सरशिप. स्पॉन्सरशिप हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? स्पॉन्सर करती है, किसी भी स्पोर्ट्स या कल्चरल इवेंट्स को स्पॉन्सर करती है, यानी उसमें पैसे लगाती है, जिससे कि अपनी ब्रांड इमेज को और ज़्यादा डेवलप कर सके और लोगों के मन में एक यूनिक इमेज बना सके. जैसे IPL हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, राइट? तो IPL के लिए लोगों के अंदर एक अलग ही क्रेज़ होता है. तो ऐसे इवेंट को स्पॉन्सर करते हो तो हमारा एक अलग ब्रांड इमेज लोगों के माइंड में बन जाता है कि IPL का नाम सिर्फ IPL नहीं लिया जाता है, Vivo IPL, Oppo IPL या Reliance Jio, जिसने भी उसको स्पॉन्सर किया उसका नाम उस IPL के साथ में जुड़ जाता है. तो इस तरीके से स्पॉन्सरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और अपने आप आपने अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी कर दी है. नाउ फर्म में स्पॉन्सर वेरियस इवेंट्स, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गए, सोशल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी हो गई. तो बेसिकली यहाँ पर स्पॉन्सरशिप का एम क्या होता है कि आप एक यूनिक इमेज लोगों के मन में क्रिएट करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट या अपने ब्रांड की.
एडवर्टाइजिंग जो है स्पॉन्सरशिप को सपोर्ट करता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक उसको जो है उसका यूज़ जो है वो समझा सके मार्केट के अंदर क्या है। फॉर इंस्टेंस एडवर्टाइजमेंट्स, होर्डिंग्स और बैनर्स, स्पॉन्सर्ड इवेंट गिव हाई विजिबिलिटी फॉर द स्पॉन्सर्ड फर्म एंड इट्स ब्रांड। यानी जब भी होर्डिंग्स लगती है, जैसे आईपीएल आने वाला है, उसका प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट में चालू हो जाता है, तो अपने आप पता चलता है कि ये ब्रांड है जो इसको क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। Media buzz can be created through advertising that a particular event is being sponsored by a particular company, which may create a distinct brand image for the sponsor. अब जैसे आईपीएल का इतना क्रेज़ है, अगर हमने देखा कि वीवो जो है वो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि वीवो की जो इमेज है और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमको आईपीएल बहुत पसंद है, वीवो उसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो वीवो हमारे लिए और ज़्यादा महान हो जाता है। For instance, Rolex, the king of luxury watches, maintains its distinct image by sponsoring Wimbledon tennis tournament. Logo of Rolex is made visible at the Wimbledon tennis court. रोलेक्स जो है, जो कि लग्जरी वॉचेस का किंग हुआ करता है, आज भी है, तो ये क्या करता है, कौन से इवेंट को स्पॉन्सर करता है, टेनिस टूर्नामेंट को विंबलडन के स्पॉन्सर करता है। तो इसका सिर्फ लोगो भी अगर आपने विंबलडन में लगा दिया तो लोगों को पता चल जाता है। तो बेसिकली लोगों को क्या करता है, लोगों को लगता है ये जो इवेंट है ना, ये ओन करता है, ये इसका ओनर है जिसने इस इवेंट को पूरा बनाया है। अब जैसे आईपीएल के लिए, वीवो के लिए लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा कि ओके आईपीएल जो है वो वीवो ने स्पॉन्सर किया, यानी वीवो जो है वो आईपीएल का ओनर हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन हमने वो इमेज अपने माइंड में बना कर रखी है। क्यों? क्योंकि किसी ने उस इवेंट को स्पॉन्सर किया है, जिसको पूरा देश बहुत पसंद करता है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग मेक्स द पर्सनल सेलिंग जॉब easier. Salesperson need not give all possible details of the products as the customers may be well aware of such details through ads. एडवर्टाइजिंग जो है पर्सनल सेलिंग के लिए जो हमारे सेलर्स होते हैं, सेल्समैन होते हैं, उनका काम बड़ा ही आसान करती है, क्योंकि आपको सारी की सारी डिटेल्स देने की ज़रूरत कस्टमर को नहीं है। ऑलरेडी आपने ऐड रन किया था, उसके अंदर कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिटेल्स होती है। जो छोटी मोटी नहीं पता होती है, जो सेल्समैन से पूछी जा सकती है, उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं सेल्समैन को। Also, the customers may be well convinced to purchase advertised brands as they may be influenced by the ads. Therefore, the salesperson did not waste his time and efforts in convincing the buyers to make a choice. कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट जो है उसके थ्रू ही कस्टमर ऑलरेडी अपना डिसीजन बना चुका होता है कि मुझे इस प्रोडक्ट को ख़रीदना है। तो जो सेल्समैन है उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है उस प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छा हुआ है, तो अपने आप जो है वो कस्टमर उसको ख़रीदने ही वाला है। तो सेल्समैन की ज़्यादा मेहनत उस पर वेस्ट नहीं होती है कस्टमर को कन्विंस करने में कि आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद लो। A salesperson dealing in advertised brands may be able to sell non-advertised brands as well. This is because the customers may respect and trust the salesperson of reputed companies, as advertising creates good corporate image. अब कहीं ना कहीं एक सेल्स पर्सन है, एक ब्रांड है, उसके अलग अलग प्रोडक्ट है, एक का एडवर्टाइजमेंट हुआ, एक का नहीं हुआ, लेकिन सेल्समैन की रेपुटेशन उस ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट की वजह से बनी हुई है। ब्रांड इमेज इतनी अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज इतनी अच्छी है कि उनको भरोसा होता है कि अगर ये सेल्समैन बोल रहा है कि इसको खरीद लो, जिसका एडवर्टाइजमेंट हमने नहीं देखा है, तो भी हम उसको खरीदेंगे, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर जो है कस्टमर की तरफ से उस ऑर्गेनाइजेशन पे बिल्ड हो जाता है। दैट वॉज अबाउट योर पर्सनल सेलिंग. Now, advertising and public relation. Public relation is a strategic communication process that builds mutually beneficial relationship between organization and its public. It is the professional maintenance of a favorable public image by a company. सिंपल सी बात है, अपनी पब्लिक इमेज बनाए रखने के लिए जो भी पब्लिक से आप अपना रिलेशन बनाकर रखते हो, उसे हम बुलाते हैं पब्लिक रिलेशन। इस पब्लिक रिलेशन में सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, जितने भी पब्लिक्स है उसकी लिमिट लेस या एंडलेस उसकी लिमिट है। कहीं पर हम स्पेसिफिक नहीं बोलते सिर्फ कस्टमर से रिलेशन बनाना है, कस्टमर से भी बनाओ, होलसेलर से भी बनाओ, डीलर से भी बनाओ, सप्लायर से भी बनाओ, और उसके साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स से भी बनाओ, इन्वेस्टर्स से भी बनाओ, कंपिटिटर्स से भी बनाओ। हर किसी के माइंड में एक इमेज क्रिएट कर रहे हो आप, उस इमेज को मेंटेन करने का काम कर रहे हो, शेप देने का काम कर रहे हो उस इमेज को, बस उसी को हम बुलाते हैं पब्लिक रिलेशन। अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिक इमेज को सुधारने में और ज़्यादा काम करता है, एक फेवरेबल पब्लिक इमेज बनाता है, जहाँ लोग ये जो पब्लिक से ये कंपनी के बारे में बेहतर सोचे। एडवर्टाइजमेंट मेक्स द कंपनी नोन टू द टारगेट ऑडियंस एज वेल एज टू द जनरल पब्लिक। अब किसी ब्रांड का प्रमोशन हो रहा है, एडवर्टाइजिंग हो रही है, उस ऐड को बार बार देख रहे हो, तो लोग चाहे टारगेट ऑडियंस हो, चाहे टारगेट ऑडियंस ना हो, जनरल पब्लिक ही क्यों ना हो, वो आपके ब्रांड को बहुत अच्छे से जानती है। अब Due to advertising, public may develop a good corporate image of professional firms. Therefore, the public relation efforts of a reputed company may be easily accepted by the members of the public.
अब क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हुआ है, लोगों ने एक अच्छी कॉर्पोरेट इमेज अच्छे अच्छे प्रोफेशनल फर्म्स के अपने माइंड में बना रखी है, इसीलिए पब्लिक रिलेशन के जितने भी एफर्ट्स होते हैं, लोग आसानी से जो शेप इमेज मेंटेन करना चाहते हो, आप जो शेप देना चाहते हो अपनी इमेज को, लोग उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं, राइट। नाउ वी हैव एडवर्टाइजिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग. Direct marketing involves various techniques to sell the product directly to the customers, such as yellow pages, internet, telemarketing, direct mail, SMS and so on. तो डायरेक्ट मार्केटिंग जो है कई सारी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम कस्टमर्स को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं. एडवर्टाइजिंग जो है डायरेक्ट मार्केटिंग को सपोर्ट करता है. जैसे कि क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट के साथ अगर आप आते हो तो एक क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट लोगों के अंदर जागरूकता क्रिएट करता है, जिससे कि आपकी ब्रांड इमेज और ज़्यादा अच्छी बन जाती है. आप क्या करते हो, बायर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हो. कैसे इन्फ्लुएंस करते हो, एडवर्टाइज ब्रांड्स जो है. अच्छा, आपके सामने दो प्रोडक्ट रखे हुए, एक का ऐड आपने देखा, एक का ऐड आपने नहीं देखा. तो जिसका ऐड आपने ऑलरेडी देख रखा है, तो कहीं ना कहीं आपने उसकी एक इमेज जो है अपने माइंड में बना रखी है, किसकी, एडवर्टाइज्ड ब्रांड्स की. डायरेक्ट मार्केटिंग टेक्निक्स में गेट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द बायर्स हु आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द ब्रांड थ्रू एडवर्टाइजिंग. तो डायरेक्ट मार्केटिंग की जो टेक्निक्स हैं, ऑलरेडी एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो किसकी तरफ से क्रिएट करती है, बायर्स की तरफ से क्रिएट करती है, जो ऑलरेडी आपके ब्रांड के बारे में अवेयर है, जानते हैं. फॉर इंस्टेंस, ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटर्स में प्लेस एड्स फॉर स्पेशल ऑफर्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड इन वेरियस मास मीडिया विच में इंड्यूस द बायर्स टू प्लेस ऑर्डर्स ऑनलाइन. जैसे कि ऑनलाइन मार्केटर्स जो होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐड प्लेस किया है कि अगर आप समझ लो 24 आवर्स के अंदर ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा, या आपको ये प्राइस में मिलेगा. 24 आवर्स के बाद प्राइस चेंज हो जाएगा. तो इससे आप बायर्स को ज़बरदस्ती कन्विंस कर रहे हो कि भाई इसी टाइम पीरियड के अंदर खरीदो, अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको ऐसा लगता है एज अ कस्टमर मेरी तरफ कितना पर्सनल अटेंशन मिला है मुझे. ऑफकोर्स हर कोई पर्सनल अटेंशन चाहता है, तो ऐसा पर्सनल अटेंशन मिलेगा तो कोई ऐसे मौके को क्यों गवाएगा, राइट. तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, बायर्स जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं और उसी टाइम पीरियड में जो है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदते भी हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज advertising and packaging. A properly designed package can influence or induce buyers to buy the product. एक properly design किया हुआ packaged product जो होता है definitely convince करता है किसी भी customer को कि आपको उस product को खरीदना चाहिए. Sorry. A well designed package can communicate the type and quality of the product. जितना अच्छे से आपने उसको पैकेजिंग करके डिज़ाइन किया है, उतना ज़्यादा वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करता है. पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है, गुड्स को प्रोटेक्ट करता है, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में उसकी क्वालिटी प्रिजर्व करता है और प्रोडक्ट को प्रमोट भी करता है. तो ये हमने पैकेजिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था. अब हम देखेंगे एडवर्टाइजर्स जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं. बेसिकली एडवर्टाइजर्स में डिस्प्ले द पैकेजेस विद द ब्रांड नेम इन द एड्स, देयरफॉर द बायर्स बिकम अवेयर ऑफ द ब्रांड. अब एडवर्टाइजर जो है वो क्या करते हैं, ये जो पैकेजिंग किया हुआ प्रोडक्ट आपके सामने पेश करते हैं, ब्रांड का नाम भी वहाँ मेंशन करते हैं, जिससे कि आप उस ब्रांड के बारे में और अच्छे से जान पाते हैं, उसका नाम जो है वो याद रह जाता है. एंड एज सच द बायर्स में आइडेंटिफाई द पैकेज एट पॉइंट ऑफ परचेज एंड अकॉर्डिंगली में टेक अ परचेज डिसीजन. और जब भी कोई चीज़ की खरीदारी करने जाते हैं, ये जो ऐड देखा था उन्होंने ऑलरेडी, अगर उनको सामने कहीं डिस्प्ले पे दिखाई दिया तो ईजी हो जाता है उनके लिए ख़रीदना, क्योंकि उनको याद आ जाता है हाँ हमने इसका ऐड जो है वो कहीं पर देखा हुआ है, तो ट्रस्ट वर्दी है, स्पेशली इन केस ऑफ इम्पल्स परचेज प्रोडक्ट्स. तो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए और ज़्यादा क्या होता है, आसान हो जाता है, जहाँ पर उनको अगर नाम इतना ध्यान में नहीं रहता है तो आपका प्रोडक्ट देख लिया कहीं पर, पैकेजिंग अच्छी है, याद आ जाता है हाँ हमने इसका ऐड देखा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन. ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है. बेसिकली हमारे इंडिया में जो ITPO है वो क्या करते हैं, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन. वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि ट्रेड फेयर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हमारे कंट्री में जितने भी ट्रेड फेयर्स हो रहे हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए. उसी के साथ साथ ओवरसीज़ अगर कोई ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इनकरेज करते हैं. ये हमारा ITPO का काम है. नाउ एडवर्टाइजिंग जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन में, बिकॉज इट कैन इन्फॉर्म द टारगेट ऑडियंस रिगार्डिंग द टाइमिंग्स, डेट एंड वेन्यू ऑफ द ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन. अब ये ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन का आप अपनी तरफ से भी आप प्रमोशन करते हो कि इस ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये डेट है, ये टाइम है, ये वेन्यू है. तो जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स होंगे वो अगर चाहे तो वहाँ पर ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन में आके आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सकते हैं.
एड्स में ऑल्सो इन्फॉर्म द पीपल ऑफ द स्पेशल ऑफर्स एट द ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। अगर आपने कोई स्पेशल ऑफर रखा है ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन में, तो एडवर्टाइजिंग के जरिए आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन में एडवर्टाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन वी हैव एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। पब्लिसिटी एक ऐसा जरिया है जहाँ पर हम मास कम्युनिकेशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, जैसे न्यूज़ और आर्टिकल्स के थ्रू जो कि मास मीडिया में हम पब्लिश करते हैं। प्रोडक्ट्स, एक्शंस, अवार्ड्स जो भी है हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। पब्लिसिटी जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और वो डायरेक्टली एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टली पेड बाय द फर्म दैट गेट पब्लिसिटी। और अगर मेरी पब्लिसिटी हो रही है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिसिटी हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए किसी तरीके का पैसा जो है वो आपको नहीं देती है। हो सकता है कोई न्यूज़ चैनल ही चाहता हो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बात करना, तो उन्होंने ही आपके बारे में आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स देना शुरू कर दिया हो, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ पब्लिसिटी वेर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पेइंग अ सिंगल पेनी हु इज डूइंग द पब्लिसिटी फॉर द ब्रांड और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। Now, advertising जो है it can support and complement publicity. It may be able to create a favorable image of the firm and its product. Advertisement के थ्रू आप एक favorable image create करते हो firm की और उसके product की. Therefore, the publicity efforts may be easily accepted by the general public. अब क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपने और ज़्यादा बात कर रखी है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, तो एडवर्टाइजिंग जो है तो लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है उस फेवरेबल इमेज को एक्सेप्ट करना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, जो हमने देखा है किस तरीके से एडवर्टाइजिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आईएमसी के अंदर। तो आईएमसी के कई सारे एलिमेंट्स हैं जो हमने देखे हैं। हमने सेल्स प्रमोशन देखा, डायरेक्ट मार्केटिंग देखा, पर्सनल सेलिंग देखा है, हमने ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस देखा है, हमने पब्लिसिटी देखा है। तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स के साथ हमने देखा है कि एडवर्टाइजमेंट उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे एडवर्टाइजमेंट की मदद से जो हमारा आईएमसी जो है वो काम करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे जो टॉपिक है एडवर्टाइजिंग उसके फीचर्स को समझाता है। तो सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझेंगे। ये जो वर्ड है एडवर्टाइजिंग, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, एडवर्टियर। याद रखना इस वर्ड को, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। एडवर्टाइजिंग एक ऐसा टर्म है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, एडवर्टियर से, जिसका मतलब होता है टू टर्न द माइंड टूवर्ड्स, यानी इंसान के माइंड को क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, हो सकता है आप किसी के माइंड को इंड्यूस कर रहे हो, पर्सुएट कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय एडवर्टाइजिंग हियर। दिस मीन्स दैट एडवर्टाइजिंग शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, जिसका मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस का अटेंशन जो है वो उसको खींच कर आपके पास लेकर आ सके, एंड गेट देम इन्वॉल्व और इंटरेस्टेड इन द ब्रांड दैट इज बीइंग एडवर्टाइज्ड, और उनको उस ब्रांड के साथ में इन्वॉल्व या इंटरेस्टेड बना दो जिसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, पहले तो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच कर लेकर आओ और बाद में उनको अपने ब्रांड या अपने प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड बना दो। सिंपल टर्म्स होता है एडवर्टाइजमेंट का मतलब। एडवर्टाइजिंग एक लैटिन टर्म है जो एडवर्टियर से लेकर लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू टर्न द माइंड टॉवर्ड, यानी किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच कर ले आना। अब अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन जो है AMA, ये कैसे डिफाइन करती है एडवर्टाइजमेंट को। Advertising as any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor. तो बेसिकली एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन बोला जाता है इसको। उसी के साथ साथ प्रमोशन हो रहा है किसका, कोई आइडिया हो गया, कोई गुड हो गया, कोई सर्विसेज हो गया, किसकी तरफ से, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर की तरफ से। किसकी तरफ से, एक आइडेंटिफाइड एक स्पॉन्सर की तरफ से। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसकी स्पॉन्सरशिप ले सकती है। नाउ फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होंगे। सबसे पहला है प्रोसेस। एडवर्टाइजिंग जो है एक सिस्टमैटिक और एक क्रिएटिव प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, क्रिएटिव है और सिस्टमैटिक है। क्रिएटिव क्यों है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है, एक कला होना ज़रूरी है। सिस्टमैटिक क्यों है, क्योंकि इसको आर्ट और साइंस भी बोला जाता है। साइंस क्या करता है, सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। एडवर्टाइजिंग सिर्फ हवाओं में बात करके नहीं चलती है, डिटेल रिसर्च करनी पड़ती है अपने टारगेट ऑडियंस की, अपने कस्टमर्स की, उनके माइंडसेट को पढ़ना पड़ता है, साइकोलॉजी को ध्यान में रखना पड़ता है, और उसके बेसिस पर फिर जाकर आप क्या करते हैं, आप अपने एडवर्टाइजमेंट को एक्शन में लाते हैं। So basically it is a creative and systematic process as it involves planning and preparation of advertising as well as placing the ads in the appropriate media. आप प्लान करते हो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, आप प्रिपरेशन करते हो उसकी, और जो भी एड है आपको प्लेस करना है तो कौन से मीडिया में आपको प्लेस करना है। सोशल मीडिया में डालना है, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, रेडियो में, मैगजीन में, होर्डिंग्स में, कहाँ प्लेस करना है अपना एड वो आपको डिसाइड करना होता है।
सॉरी, प्लानिंग के अंदर क्या आता है, व्हाट टू एडवर्टाइज, व्हाई टू एडवर्टाइज, व्हेन टू एडवर्टाइज एंड हाउ ऑफन टू एडवर्टाइज एंड हाउ मच फंड्स टू बी इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग। क्या एडवर्टाइजमेंट करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कितनी बार एडवर्टाइजमेंट करना है, जो भी एडवर्टाइजमेंट होगा उसका खर्चा कितना आएगा, ये सारी चीज़ें आपको प्लान करनी होती है। प्रिपरेशन में आप क्या करते हो, creation of ads by considering factors like nature of the product, nature of target audience, competition। तो जो प्रिपरेशन होती है आपकी ऐड की, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, उसका यूज़ क्या है, टारगेट ऑडियंस का नेचर क्या है, कंपटीशन किस तरीके से चल रहा है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है आपके प्रिपरेशन में। तो एडवर्टाइजिंग जो है उसको प्लानिंग और प्रिपरेशन दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। फिर आता है पेड और कंट्रोल्ड फॉर्म। Since advertising is any paid form of non-personal presentation, the advertiser pays for the time and space। अब क्योंकि ये एक पेड फॉर्म है तो आपको पैसा देना होता है टाइम एंड स्पेस के लिए, जो भी आपने मीडिया में यूज़ किया है, जो भी मीडिया आपने यूज़ किया है, तो उसके लिए जो भी टाइम, जितना भी वक्त और जितना, यानी कि हमको 10 दिन तक ये ऐड चलाना है तो वो टाइम हो गया। स्पेस यानी कि हमको फ्रंट पेज के ऊपर ही अपना एडवर्टाइजमेंट चाहिए। हमने एक होर्डिंग ले लिया, इस होर्डिंग को 10 दिन तक, इस होर्डिंग में जहाँ हाईवे पर लोगों को विजिबिलिटी दिखनी चाहिए, तो 10 दिन तक ये ऐड यहीं पर प्लेस होना चाहिए, राइट। जो स्पेस हमने सेलेक्ट किया है वो। एंड एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एडवर्टाइजिंग प्रोसेस, व्हाट टू से इन द एड, वेयर एंड व्हेन टू पुट अप दी एड। कंट्रोल होता है इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, यानी आप एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी कंटेंट नहीं डाल सकते हो। ज़रूरी होता है कि आप ऐड में क्या बोल रहे हो, आपने ऐड कहाँ पर डिस्प्ले किया है, आप कहाँ पर अपना ऐड पुटअप करने वाले हो। दिस फीचर डिफ्रेंशिएट्स एडवर्टाइजिंग फ्रॉम पब्लिसिटी एज पब्लिसिटी इज़ नॉन पेड। अब क्योंकि पब्लिसिटी नॉन पेड है, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में ये आपका डिफरेंस है। फिर आता है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। अभी नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन हम बार बार सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ कमर्शियल मैसेजेस थ्रू द मीडिया लाइक प्रेस, टीवी, रेडियो, आउटडोर, डिजिटल एंड नॉट डन फेस टू फेस ऑन इंडिविजुअल बेसिस। यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो फेस टू फेस इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं हो रहा है। कमर्शियल मैसेज है जो आप तक पहुंचाया जाता है टेलीविजन का इस्तेमाल करके, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, होर्डिंग्स हो गए, बिलबोर्ड्स हो गए, तो इन सारे ज़रियों से हम आप तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। फेस टू फेस एक एक इंसान से हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये होता है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। अच्छा, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन के बाद हमने डेफिनेशन में देखा था आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज की कुछ बात चल रही थी। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो तीनों चीज़ों में काम करती है, गुड्स के लिए भी काम करेगी, सर्विसेज के लिए भी काम करेगी, आइडियाज़ के लिए भी काम करेगी। गुड्स क्या होते हैं हमारे, जैसे कि टी हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सॉल्ट हो गया, ऐसे कोई प्रोडक्ट जो देख सकते हैं, छू सकते हैं प्रोडक्ट को, वो होता है हमारे गुड्स। सर्विसेज क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं हमको लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, टेलीकॉम हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, ये सब सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये होते हैं हमारे सर्विसेज। अब हम आइडियाज़ की जब बात करते हैं तो आइडियाज़ जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स होते हैं, जैसे कि लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं ज़्यादा, तो गवर्नमेंट ऐसे किसी कैंपेन के साथ आती है जहाँ पर हम चाहते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट पहने। अब ये एक आइडिया है जिसका अवेयरनेस लोगों के अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट पहने और सुरक्षित रहे, राइट। जैसे कि हमने फैमिली वेलफेयर के लिए कैंपेन्स बनाए हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि फैमिली प्लानिंग के साथ आप चलो ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमने कैंपेन बनाए हैं। सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के अंदर, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करो, ज़्यादा हॉन्किंग मत करो, नॉइज़ पोल्यूशन कम करो। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए ये आइडियाज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता हो कि हमको कुछ काम है, कुछ एक्टिविटीज़ है जिनको परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। Then we have identified sponsor. In advertising, the sponsor is always identified either by the firm's name or by brand name. तो एक स्पॉन्सर का नाम जो है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, या तो फर्म का नाम दिया गया होगा वहाँ पर या ब्रांड का नाम दिया होगा। फर्म और ब्रांड का नाम दो अलग अलग नाम होता है बच्चों। अ गुड डील ऑफ इम्पॉर्टेंस इज प्लेस्ड ऑन दी कॉर्पोरेट नेम, यानी कि कॉर्पोरेट का नाम है ना वही ले लो, ज़रूरी नहीं है फर्म का नाम लो, ब्रांड का नाम अलग से लो, ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहे तो सीधा सीधा कॉर्पोरेट का जो मेन नाम है ना वो नाम भी इस्तेमाल किया जा सकता है स्पॉन्सरशिप के लिए। A strong corporate name often benefits the company to introduce new products. अगर कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट नेम है, मार्केट में इमेज बहुत अच्छी है कॉर्पोरेट की, तो जब भी आप न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट में लोग उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं।
देन यू हैव सिक्योर फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट से फंड मिलना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। आप कॉम्पिटेंट पर्सनल यानी कि यहाँ आपके एम्प्लॉयज़ की बात चल रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात चल रही है, तो आपके पास अब नाम बड़ा है कंपनी का, तो हर कोई ऐसी कंपनी में काम करना चाहेगा ना। अगर आपको मौका मिले गूगल जैसे ब्रांड के साथ में काम करने का, तो हम क्यों नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, राइट। तो अगर ऐसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ बनना चाहोगे तो डेफिनेटली नाम जो है वो कॉर्पोरेट टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आर्ट, साइंस और प्रोफेशन बुलाया जाता है एडवर्टाइजिंग को, जैसे मैंने आपको कहा था। एडवर्टाइजिंग इज सेड टू बी आर्ट सिंस इट रिक्वायर्स क्रिएटिव टैलेंट्स टू प्रोड्यूस गुड एड्स। क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है कलाकार के लिए, कला जो है तो वो कलाकारी उसको दिखानी पड़ती है अपने काम के अंदर। सिमिलरली आर्ट है ये एक एडवर्टाइजिंग, ताकि आप क्रिएटिव एड्स बनाओ ताकि वो अच्छे से हम प्लेस कर सके कहीं पर, और जिसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर हो कि क्रिएटिवली वो हमारे पास आ जाए। Then advertising is said to be science as ads are planned, prepared after systematic study of the target audience, product and competitors. अब इसको साइंस इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये विज्ञान, इसके पीछे विज्ञान छुपा है। आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। टारगेट ऑडियंस की पूरी डिटेल में पढ़ाई कर लो, रिसर्च कर लो उनके ऊपर। साइंस भी तो रिसर्च करता है ना, आप भी रिसर्च करो अपने टारगेट ऑडियंस के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, और फिर आपको अपना एडवर्टाइजिंग जो है वो करना है। अब इसी के साथ साथ इसको एक और टर्म आपको देखने मिलता है, प्रोफेशन बुलाया जाता है। प्रोफेशन क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि ये इसके अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन होता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या करती है, प्रोफेशनली वो लोग प्रॉपर आपका एड्स जो है वो प्ले करते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा था ना, कुछ कंपनी खुद से एड्स नहीं करती हैं, थर्ड पार्टी का आउटसोर्स करके एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बोलती है कि आप काम करो। अब ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो होते हैं ये प्रोफेशनल्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इनके जितने भी क्रिएटिविटी वाले लोग होते हैं ना, सब इनके साथ में होते हैं। तो एक प्रॉपर इसको प्रोफेशन जो है वो बना रखा है किसको, एडवर्टाइजिंग को। इसीलिए इसको आर्ट, साइंस और प्रोफेशन जो है वो बुलाया जाता है। देन द नेक्स्ट फीचर दैट वी हैव इज एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। अब एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे प्रमोशन मिक्स का। प्रमोशन मिक्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि द अदर एलिमेंट्स इंक्लूड पब्लिसिटी, सेल्समैनशिप, सेल्स प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप। तो हमारे प्रमोशन मिक्स का हिस्सा है। प्रमोशन क्या है, जहाँ पर हमको अपना ब्रांड अगर चाहते हो लोगों तक पहुँचाना, तो उसका प्रमोशन जो है वो हमको करना होगा। तो प्रमोशन मिक्स का हिस्सा आपका स्पॉन्सरशिप होता है, आपका पब्लिसिटी होता है, आपका एडवर्टाइजिंग भी उसी का एक हिस्सा होता है। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स अवेयरनेस। एडवर्टाइजिंग क्या करता है, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करता है, आपकी ब्रांड इमेज को डेवलप करता है। क्रिएट्स अवेयरनेस, डेवलप्स ब्रांड इमेज, इंड्यूसेस पीपल यानी लोगों को कन्विंस करता है कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदो। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेंथन्स द एफर्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो एडवर्टाइजिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सारे एलिमेंट है ना जितने भी दिए हैं यहाँ पर, पब्लिसिटी, सेल्समैन, सेल्स प्रमोशन, इन सब का काम जो है वो एडवर्टाइजिंग आसान कर देता है। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेंथन्स सेल प्रमोशन ऑफ एफर्ट्स सच एज डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर्स, फ्री गिफ्ट। अब आप जब एडवर्टाइजमेंट करते हो तो लोगों को आपके सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स के बारे में मालूम पड़ता है कि एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, फ्री गिफ्ट चल रहा है या डिस्काउंट चल रहा है। नाउ विद द सपोर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग creates a conviction in the minds of the customers, and therefore the customers would be induced to buy the products. Without the support of advertising, sales promotion by itself may not find active support of the customers. अगर एडवर्टाइजिंग नहीं हुआ, जैसे हम लोगों को एडवर्टाइजिंग में देखने मिलता है ना, बिग बिलियन डे आने वाला है, अमेजोन का सेल आने वाला है, मिंत्रा सेल लेकर आया है, कुछ 5 डेज 7 डेज़ का फेस्टिवल लेकर आ रहे हैं। तो क्यों ये सब लाते हैं, क्योंकि ये 5-7 डेज़ में वो लोग अपना सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया तो चलेगा क्या, काम हो गया क्या? अगर उन्होंने अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दिया तो नहीं। जब तक एडवर्टाइजमेंट बार बार हमारे कानों में नहीं पड़ता रहेगा, हमको सुनाई नहीं देगा, तब तक हम उनसे कन्विंस नहीं होने वाले हैं। तो कन्विंस नहीं होंगे तो अपने आप कस्टमर्स नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट का होना ज़रूरी है। एडवर्टाइजिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बाकी सारे एलिमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है खुद अकेला, राइट। क्योंकि ये इस तरीके से आपके ब्रांड को प्रमोट करता है कि बाकी लोगों का काम जो है वो आसान हो जाता है। देन इट सेज इट इन्फ्लुएंसेस डाइवर्स ग्रुप्स। Advertising is primarily directed at the present and potential customers. However, when designing advertising, firms must also consider the various diverse group that advertising may have an influence. अच्छा, अब यहाँ पर हम एडवर्टाइजिंग तो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इसका प्रभाव जो है वो दूसरे डाइवर्स ग्रुप्स के ऊपर भी, अलग अलग ग्रुप्स पर भी होता है। जैसे वेरियस ग्रुप्स जो है जिसके अंदर आते हैं हमारे एड क्रिटिक्स होते हैं, जो ऐड के अंदर कोई ना कोई गलतियाँ जो है ढूंढ के निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, होलसेलर, रिटेलर, डीलर, कंज्यूमर, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है।
एम्प्लॉयज़ हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, हमारे सोसाइटी हो गई, तो इन सब के ऊपर हमारे ऐड का इन्फ्लुएंस जो होता है वो होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या उद्देश्य है एडवर्टाइजमेंट का। सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता क्रिएट करनी है कि हाँ भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करता है। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहता है ब्रांड और फर्म के बारे में। तीसरा, ब्रांड की इमेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता है लोग ब्रांड लॉयल बने, मेरे प्रोडक्ट को खरीदे, चाहे कितने भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स क्यों ना आ जाए, मेरे ही प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा खरीदे। कॉर्पोरेट इमेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और इसी के साथ साथ ये भी काम करता है कि जितना भी कंपटीशन चाहे क्यों ना आ जाए, उस कंपटीशन को क्या करना है, फेस करना है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो फेस करना है हमको। तो इस तरीके से ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे जो एडवर्टाइजिंग के हमने देखे हैं। देन इट हैज़ अ यूनिवर्सल यूसेज। यूनिवर्सल यूसेज का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग जो है वो लिमिटेड नहीं है, यानी कि सिर्फ एक या दो जगह पर हमको देखने नहीं मिलेगा कि हम इंडिया में कर रहे हैं, इंडिया के बाहर नहीं कर सकते एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है आपका एडवर्टाइजमेंट। Advertising has universal application, be it any individual, organization, government authorities, NGOs, business firms and others। इसी के साथ साथ जोग्राफिकली कोई आपको बांध कर नहीं रखा गया है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते एडवर्टाइजमेंट के साथ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट फर्म्स ही करेंगे, गवर्नमेंट के पास भी अथॉरिटी है, एनजीओज भी कर सकते हैं, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है अपना, जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर बीकॉम चालू होने वाला होगा तो कई सारे कॉलेजेस हैं जो अपने एडवर्टाइजमेंट के साथ में आएंगे कि हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो बेसिकली हर कोई अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, इसका एप्लीकेशन यूनिवर्सली है, हर किसी के लिए है। The organizations may be operating at local level और international level। ऑर्गेनाइजेशन लोकल लेवल पर काम कर सकती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर सकती है। तो नॉट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज आर एडवर्टाइज बट आइडियाज टू कैन बी एडवर्टाइज। अब यहाँ पर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं जिसकी एडवर्टाइजमेंट चलेगी, आइडियाज भी एडवर्टाइज किए जा सकते हैं। Then we have consumer choice. Advertising enables the customers to make a proper choice in their buying depending upon their budget। अच्छा, अब हम एडवर्टाइजमेंट जब हम करते हैं, हम कोई ऑफर लेकर आए या हमने कई बार ऐसा सुना है ना, सिर्फ इतने अमाउंट में, एक स्पेसिफिक अमाउंट लेते और बोलते सिर्फ 100 रुपये में, सिर्फ इतने अमाउंट में, मात्र 99 रुपये। तो जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं ना तो कस्टमर उस हिसाब से अपनी चॉइस बनाता है खरीदने के लिए। क्या ये मेरे बजट में फिट बैठेगा, कस्टमर क्या सोचेगा, क्या ये मेरे बजट में फिट बैठेगा, क्या ये मेरे स्टेटस को सूट करेगा, क्या ये मेरी प्रेफरेंस है, मेरी प्रायोरिटी है। तो एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्म करता है प्रोडक्ट के फीचर के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में और उसी गुड्स या सर्विसेज के अदर एस्पेक्ट्स जो कि कंज्यूमर के लिए ज़रूरी होते हैं। दैट इज़ हाउ द कस्टमर्स चॉइस और बाइंग डिसीजन इज इन्फ्लुएंस्ड विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वी हैव बिल्ड्स इमेज। एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या काम करता है, किसी भी कंपनी की रेप्यूटेशन को बिल्ड करने का काम करता है। क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट, जितना ज़्यादा हम क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट के साथ आते हैं, जो पर्सनैलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, जिस किसी भी तरीके के लोग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर सिर्फ सेलिब्रिटी हो, एक एडवर्टाइजमेंट में एक सेलिब्रिटी से ज़्यादा लोग भी आते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पर जो भी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किया गया है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, जो भी प्रोग्राम्स वो कंपनी स्पॉन्सर करती है, कौन, एडवर्टाइजर स्पॉन्सर करते हैं, जैसे किसी स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कर दिया, कोई कल्चरल एक्टिविटी को स्पॉन्सर कर दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है उसका रेप्यूटेशन बिल्ड करने का काम करती है, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, एज वेल एज दैट ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन अच्छी मेंटेन हो गई, अपने आप उसके गुड्स एंड सर्विसेज को भी अच्छा ही माना जाएगा। देन वी हैव टारगेट ऑडियंस। Advertising is normally targeted at selected target audience as one cannot sell everything to everyone। Now as I said, target audience कौन होती है हमारी, वो जिसके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया हो, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता है। Now the advertiser has to select the right target audience and direct messages to them, as most of the time a product is meant for a particular class of people। तो अब ये जो एडवर्टाइज़र है उसको सही टारगेट ऑडियंस चुनना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट मैसेजेस जो है हमको टारगेट ऑडियंस तक ही भेजने हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अ प्रोडक्ट इज़ मेंट फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। बहुत बार ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट जो बनाया गया है एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल के लिए ही बनाया गया है, हर किसी के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। देन क्रिएटिविटी होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट के अंदर, बहुत ज़रूरी है क्रिएटिविटी होना। अच्छे अच्छे एड्स जो होते हैं उसका इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर। Now each ad has to be original which makes the product or idea to sell। तो हर एक ad जो भी आप बना रहे हो वो ओरिजिनल होना चाहिए प्रोडक्ट और
आपके आइडिया के साथ में। क्रिएटिव एड्स मस्ट इंक्लूड समथिंग मोर एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग एंड इफेक्टिव देन एग्जिस्टिंग एड्स। तो जब भी आप एक नए ऐड के साथ आते हो तो क्रिएटिविटी का होना ज़रूरी है। सेम ऐड जो अभी प्रेजेंट में आपने बनाया है, सिमिलर ऐड आपका आगे नहीं होना चाहिए, वरना लोग इतना ज़्यादा अपने बाइंग डिसीजन को, आप बाइंग डिसीजन लोगों के इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल अमूल के एड्स अगर आपने देखे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव होने के साथ साथ रिसेंट के जो भी इवेंट्स होते हैं ना, ये उन सारे इवेंट्स के रिलेटेड अपने एड्स को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। Now, Amul ads are a notable and iconic series of advertisements created by Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation for its brand Amul, जो अपने ब्रांड अमूल के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। अब अमूल एड्स जो है वो किस लिए जाने जाते हैं, अपने क्लेवर वर्ड प्ले और पंच के लिए जाने जाते हैं। जो पंच लाइन्स का इस्तेमाल होता है, जो एक सैवेज कम्युनिकेशन का रिप्लाई होता है, वो हमको अमूल के एड्स में देखने मिलता है। अमूल एड्स आर क्विक टू रिस्पॉन्ड टू करंट इवेंट्स, न्यूज़ एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड इनके क्विक रिस्पॉन्स होते हैं। अमूल एड्स फीचर अ कंसिस्टेंट विजुअल स्टाइल दैट इंक्लूड्स द आइकॉनिक अमूल गर्ल। यानी कि अगर आप देखो तो अमूल के ऐड में यूजुअली आपको वो आइकॉनिक जो अमूल गर्ल हमको देखने मिलती है वो हम देखते हैं इसमें, जिसके अंदर एक यंग गर्ल पोल्का डॉटेड ड्रेस पहनती है, वाइट ब्रिम्ड हैट पहनती है। अमूल एड्स आर नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमर बट ऑल्सो कैरी सटल सोशल कमेंट्री। अब ये जो है सिर्फ ह्यूमर बेस्ड नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मैसेज भी वो अपने एड्स के थ्रू देते हैं। Now these ads serve as a means to reflect on societal issues or challenges, creating awareness और initiating conversation। तो जो भी societal issues है उससे related भी कई सारे अमूल के ads होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जब नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में जीते थे तो उन्होंने अमूल का ये ऐड है कुछ इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, डिस्प्ले किया था, जहाँ पर हम क्या करते हैं, नीरज चोपड़ा की विक्ट्री यानी कि जो जीत है उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो क्योंकि वो जैवलिन, वो जो ओलंपिक में जीते थे, जैवलिन में जीते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर टाइटल दिया है जलवा इन जैवलिन। अब जब विराट और अनुष्का पेरेंट्स बने तो उन्होंने अपने उनके बच्चों को वेलकम करने के लिए विरुष्कास पेरेंटहुड बोल्ड ओवर बाय दिस डिलीवरी, तो इस तरीके से उन्होंने उसको टाइटल दिया। तो ह्यूमर का इस्तेमाल किया। जब 18+ के लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ गई तो उनको भी वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दिया। नो वेटिंग इफ़ यू आर 18, यानी कि अगर आप 18 साल के हो तो आपको अभी रुकने की ज़रूरत नहीं है वैक्सीनेशन लेने के लिए कोरोना के टाइम पर। तो जब इलॉन मस्क को डिक्लेयर किया गया ही इज़ द रिचेस्ट मैन, तो उन्होंने अपना रिचेस्ट मस्का यानी कि अपने आप को प्रमोट कर दिया और उसी के साथ साथ यहाँ लिख दिया अमूल टेस्लैप इट ऑन। इस तरीके से अपने क्रिएटिविटी के साथ हमने हमेशा अमूल के एड्स को देखा है। वो जो गर्ल थी जो फेमस हो गई थी कि हमारी पौरी हो रही है, तो उसी से रिलेटेड ये हमारी पाव टी हो रही है, तो अमूल ने कहीं ना कहीं अपने ही प्रोडक्ट को भी क्या किया है, फेमस किया है अलॉन्ग विद दी एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे अमूल हमेशा हमेशा अपने स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ, क्रिएटिविटी के साथ और अपनी प्रेजेंट इवेंट को टाइम पर अप टू डेट रखते हुए अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्रिएट करता आया है और इसी से उसने लोगों के माइंड में एक डिस्टिंक्ट इमेज जो है वो बना कर रखी है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर ली है। मिलती हूँ आपसे अगले पार्ट में जहाँ पर हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।